friends, welcome back to my new video. In this video I am going to tell you about my SSC CHSL exam, my attempts and review regarding CHSL. So आज मेरा एग्ज़ाम 17th ऑफ अगस्त थर्ड शिफ्ट में था और मेरे अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे. आई अटेम्प्टेड ओनली 77 क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा शॉकिंग जीके मेरे लिए रहा आज. सो दिस इज़ माई अटेम्प्ट. आई अटेम्प्टेड 77 in GK 9 questions, reasoning 24, English and maths exactly I don't remember क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब मैंने एग्ज़ाम को ख़त्म किया तो जीके का अटेम्प्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लो हो चुका था. सो अब मैं पहले बात कर लेती हूँ. जैसा कि मैंने पहले से बता रखा है अपनी पास्ट वीडियोस में कि मैं सबसे पहले मैथ्स अटेम्प्ट करती हूँ, तो मैंने सबसे पहले मैथ्स अटेम्प्ट किया. आई डोंट एग्जैक्ट रिमेंबर कि मैंने कितने क्वेश्चंस छोड़े थे उस टाइम पे. मैथ्स वॉज वेरी इजी. मैथ्स का पेपर इजी था, कुछ ऐसा नहीं था कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया था जो कॉम्प्लिकेटेड था. एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो मैंने नहीं किए, 2 या 3, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर. वो क्वेश्चंस थे थोड़े से लेंदी मतलब टाइम जाता उसमें और वाकई में लेंदी थे, वो टाइम टेकन थे, तो मैंने उनको छोड़ दिया. मैंने सोचा मैं बाद में इस पर टाइम दे दूँगी. और मैथ्स में मैं ये बताना चाहूँगी कि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इजी आए हुए थे और CPSP से तो 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे आई थिंक. और इतने इजी क्वेश्चंस थे ना. SP गिवन था, डिस्काउंट गिवन था, MP पूछा था, MP गिवन था, डिस्काउंट गिवन था, SP पूछा था, और प्रॉफिट दिया था, डिस्काउंट दिया था, MP दिया था, CP पूछा था. ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे, जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए थे. इतने मतलब इजी थे ना मैथ्स के क्वेश्चंस कि मैं क्या ही बताऊँ. और जैसा पहले CHSL होता था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ. तो मैथ्स वॉज ईजी फॉर मी. और मैथ्स के बाद मेरा सेकंड अटेम्प्ट रहता है इंग्लिश. हाँ, तो मैं इंग्लिश में यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसा CGL में इंग्लिश आया था वैसे तो बिल्कुल नहीं थी. और वैसे भी CGL और CHSL की इंग्लिश में थोड़ा लेवल का फ़र्क रहता है. दो इट इज़ 10+2 एंड CGL इज़ ग्रेजुएशन लेवल, बट फिर भी CGL में इजी इंग्लिश आती है और CHSL में डिफ़िकल्ट. आई डोंट नो व्हाई. CHSL में जो वकैब्स आती हैं वो काफ़ी अच्छी आती हैं और आज भी सेम वैसा ही हुआ. वकैब्स जो आई थी 2-3 ऐसे वर्ड थे जो कि मतलब नॉर्मल नहीं थे, नॉर्मल यूज़ टू नहीं थे. तो वही मेरे जो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो मेरे छूटे हैं, तो मे बी 3 या 4 क्वेश्चन इंग्लिश में छूटे होंगे. तो वो वर्ड वाले ही थे. बाकी पैराजंबल 1 या 2 आया था, वो मैंने कर लिया था. और क्लोज टेस्ट इजी थी. CHSL की लास्ट ईयर थोड़ी मुश्किल थी मेरी, इस बार तो इजी थी क्लोज टेस्ट. अब उसके बाद मैं जीके करती हूँ, देन रीजनिंग करती हूँ. मैंने जीके सेक्शन स्टार्ट किया, क्वेश्चंस पढ़ना शुरू किया और क्वेश्चन मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे थे. मैंने सोचा आगे आएंगे, डुएबल क्वेश्चन आएंगे, साइंस के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अक्सर मैं साइंस में ही करके थोड़े मार्क्स गेन कर लेती हूँ. और लास्ट 25 तक हो गए, लेकिन साइंस के जो भी 2-3-4 क्वेश्चन आए थे, जो भी साइंस भी उन्होंने जो पूछी थी ना, 2-3 क्वेश्चन आई थिंक साइंस के थे जो डायरेक्ट थे. एक क्वेश्चन साइंस का था, वो तो पढ़ के मुझे लगा मैं क्या ही करूं अब. क्वेश्चन ऐसा था कि 2003 में लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे था कुछ, और उसमें 4-5 ऑप्शन दिए थे, पाउलीज और ऐसे करके. मतलब किसने उसकी स्टडी की है, शायद ये क्वेश्चन था. मतलब ऐसे क्वेश्चन कौन देता है. 10+2 कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, बट वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था एग्जैक्टली. और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे जो तो पता ही नहीं क्या था, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे बिल्कुल भी. ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं. जैसे मैंने बताया था कि ज्योग्राफी में रिवर पे और माउंटेन्स पे फोकस्ड है SSC इस टाइम पे, तो वैसा ही हुआ था. माउंटेन से क्वेश्चन आया था, अरावली
डेज़र्ट अरावली के किस साइड में है। ऑप्शंस थे उसमें, मुझे थोड़ा डाउट हो गया था, एक उसमें लिखा था अरावली के साउथ ईस्ट में, पहले मैंने वो लगा दिया था। फिर मैंने जब दोबारा स्टेटमेंट पढ़ा उसमें लिखा था अरावली के साउथ ईस्ट, तो मुझे लगा अरावली के साउथ ईस्ट में नहीं है क्योंकि पैरेलल में जाता है। एक ऑप्शन था कि अरावली के वेस्ट, ऐसा कुछ, तो मैंने वो मार्क किया है। और फिर उसके बाद हाँ, सराउंडेड बाय अरावली वेस्ट साइड, ऐसा ही कुछ था, वो मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे एक दो, जैसे कि कृष्णदेवराय कहाँ के थे, वो मैंने कर लिया था। और उस पे डांस एक अवार्ड था 2003 में, किसको पद्म विभूषण मिला है, ऐसे क्वेश्चंस थे। तो पॉलिटी का तो आई थिंक क्वेश्चन नहीं था जहाँ तक मुझे ध्यान है। वैसे भी 25 में से 9 क्वेश्चन मैंने किए हैं, तो कितने ही मुझे समझ आए होंगे। तो CGL देने के बाद तो डिसहार्टन हो ही गई थी, बट CHSL देने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि कितनी भी जीके पढ़ लो, आना तो पता नहीं कहाँ से ही है। इससे अच्छा जीके में सर फोड़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता फिर। अपार्ट फ्रॉम दैट जीके मैंने कर ली जैसे तैसे। अब मैं आई रीजनिंग पे। रीजनिंग मैंने पहला क्वेश्चन खोला और पहला ही क्वेश्चन कौन सा निकला, डेट वाला। डेट वाला कॉन्सेप्ट मेरा छूटा हुआ है और पता नहीं क्यों मैंने अभी तक उसको पढ़ा नहीं। कल रात को मैंने सोचा था मैं मॉर्निंग में पढ़ लूँगी, मॉर्निंग में फिर डिले होता गया और पहला क्वेश्चन वही आ गया। तो पहला लेसन जो मुझको एग्ज़ाम में सीखने को मिला वो ये कि आज मैं सबसे पहले डेट वाला और सुई की जो एंगल्स होते हैं वो, ये दो कॉन्सेप्ट मुझे सबसे पहले पढ़ना है। तो मैं अभी पहले वही कंप्लीट करूँगी, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जो डेट वाले क्वेश्चन इजी आते हैं वो मेरे छूट जाते हैं। बाकी रीजनिंग में मेरे सारे क्वेश्चन हो गए, सीरीज़ वगैरह सब हो गए, बट छूटा भी कौन सा जो डायरेक्ट हो सकता था मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। और जीके की वजह से इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका था कि जब सबमिट किया मैंने उसके बाद फिर मैंने देखा ही नहीं, बस जल्दी जल्दी देखा और फिर सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट किया मुझे ध्यान आया, और मैंने ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि किस में कितने थे, बट मुझे रीजनिंग और जीके का याद था, सो वो हो गया। अब मैथ्स और इंग्लिश का तो एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, अब जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा किसमें कितना अटैम्प्ट किया है। हाँ, अब मैं यहाँ बात कर लेती हूँ एक्यूरेसी की। तो मैं रीजनिंग में, मैथ्स में श्योर हूँ, इंग्लिश में भी मैंने श्योरली जो मुझे आ रहे थे, जितने बिल्कुल श्योरिटी थी उन्हीं को किया है। बट मे भी अगर एक आध गलत हो गए तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती हूँ। और जीके की बात आती है तो जीके मैंने अपनी तरफ से, मुझे 9 ही आ रहे थे, वही मैंने किया है, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं लगाया है। अगर इनमें भी गलत हो गए तब तो फिर बेड़ा गर्गी हो जाएगा। बट 77 अटैम्प्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अटैम्प्ट तो नहीं है, बट नॉर्मलाइजेशन भी है। और मुझे एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा फ़ील हुआ कि मेरी शिफ्ट में जीके को अगर हम कंसीडर करते हैं और इंग्लिश को कंसीडर करते हैं तो हाँ, मेरी शिफ्ट के क्वेश्चन मुझे लगे कि थे ऐसे, डिफ़िकल्टी थी थोड़ी बहुत। तो ये मेरा ओवरऑल एग्ज़ाम का रिव्यू है। हाँ, तो इसके बाद मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। ये तो हो गया जो मैंने अटेम्प्ट किया और जो मेरा अटेम्प्ट था। इसके बाद कुछ चीज़ें और भी थी जो मैंने सेंटर पे नोटिस की, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो मोस्टली मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देती हूँ। तो बैंकिंग में क्या होता है ना कि सिर्फ एंट्री के टाइम आपकी 2 लाइन लगती है, और अगर आप लेट हो गए हो तो सिर्फ एक में ही हो जाती है, मतलब मेल और फीमेल की अलग अलग लाइन नहीं लगती है। यहाँ पे क्या हुआ ना, मेरे ध्यान में नहीं था ऐसा कि एसएससी के लिए अलग से लाइन में लगना है, और सारे बॉयज़ लगे हुए थे लाइन से, तो मैं जाके लग गई और काफ़ी लंबी लाइन थी। तो आगे से एक सर ने मुझे आवाज़ दी, मैं गई वहाँ पे, कोई लड़की नहीं थी, तो मैं सीधे, मुझे एंट्री मिल गई। फिर मैं ऊपर गई, वो स्टार्टिंग में तो सबको ऐसे ही मिलती है। फिर मैं ऊपर गई जब रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन में भी मुझे आगे बुला लिया गया। मतलब इतना अलग ही फ़ील हो रहा था। मैंने कहा ये होती है रिस्पेक्ट जो एसएससी के, मतलब अगर आप एसएससी में आ गए तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग लड़के ही रहते हैं, बहुत कम ही लड़कियां होती हैं एसएससी में अगर कंपेयर किया जाए बैंकिंग से। तो वहाँ पे फिर बहुत आराम से वहाँ पे भी हो गया। फिर आगे जब अटेंडेंस लगाने गए, वहाँ पे भी वही सेम हुआ कि पहले लड़की हो तो आगे आ जाओ तो वो एक चीज़ थोड़ी अच्छी हुई। अच्छी क्या, मतलब थोड़ा
रहता है ना, टाइम बचता है और फालतू एक्स्ट्रा खड़े नहीं होना पड़ता है। तो हाँ, अब इसके बाद मैं ये बात हो गई। इसके बाद जो दूसरा एक्सपीरियंस मुझे हुआ कि मेरे बगल में जो जिसकी सीट थी, उसने क्या किया कि जब उसको कमीशन कॉपी मिली तो उसने राइट थंब इम्प्रेशन लगा दिया। उस पर साफ साफ मेंशन होता है लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन। और जो मैम कलेक्ट करने आई थी वो लगा रहा था, उन्होंने राइट लगाने दिया, उन्होंने एक बार भी टोका नहीं। फिर जब मेरे पास आई तो मैंने बोला मैम लेफ़्ट लिखा है, राइट लगा दिया। तो कह रही हैं उसने पढ़ा क्यों नहीं। मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनके अकॉर्डिंग ऐसा उनका एटीट्यूड था कि तुम पढ़े लिखे हो ना, तो तुम एग्ज़ाम देने आए हो, तुमको ध्यान देना चाहिए। और उस लड़के ने भी कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं किया कि टीचर को बताएं या कुछ उसका सल्यूशन अगर हो पॉसिबल तो। कुछ भी नहीं, वो भी बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ था। तो मुझे ये चीज़ लगी कि ये भी चीज़ है। और फिर मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि लास्ट जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तब ऐसा भी हुआ था कि मेरे बगल में जो बैठी हुई थी मैम, उन्हें सिस्टम चलाना नहीं आता था। शायद वो फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रही थी, तो उन्हें सिस्टम से थोड़ा इशू हो रहा था स्क्रॉल करने में और इस तरह की चीज़ें। तो मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, उन्होंने कभी एसटी वगैरह प्रैक्टिस भी नहीं की होती, तो उनको आइडिया भी नहीं है कि स्क्रॉल कैसे करना है, कैसे माउस यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर दूँ कि जो भी बच्चे हैं जो फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको जब आप एंटर हो जाओगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद जब आप बैठोगे, अपना रोल नंबर मेंशन करोगे। रोल नंबर आप कोशिश करो कि जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है उससे ही मेंशन करो, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका वर्चुअल कीबोर्ड आपसे नहीं चल रहा होता है, तो आपको टीचर सजेस्ट कर देता है कि आप जो कीबोर्ड है उससे कर लो। बट उससे यूज़ नहीं करना होता है, वो मेंशन होता है कि आपको वो वाला कीबोर्ड नहीं यूज़ करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हैक भी हो सकता है। तो ये एक चीज़ हो गई। और फिर हाँ, ये हो गया कीबोर्ड वाला इशू। अब जब आप ये कर लोगे फिर आपका फ़र्स्ट लॉगिन होगा। फ़र्स्ट लॉगिन के बाद आप नीचे आओगे, देन आप नेक्स्ट करोगे। अब जब आप नेक्स्ट करोगे, फर्स्ट लॉगिन के बाद आप नीचे आओगे, नीचे छोटा सा एक स्क्रॉल होता है। अब जब उसको नीचे लेकर आओगे तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी एंड चेक बॉक्स टिक करना होगा, वो आप कर लोगे। देन उसको करने के बाद आपको वेट करना होगा 10-12 मिनट। फिर उसके बाद जब सेकंड लॉगिन आएगी, वहाँ पे एक स्टेटमेंट होगा, उसको आपको कमीशन कॉपी पे कॉपी करना है। कमीशन कॉपी के बैक साइड पे उसको कॉपी करना है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, उसमें लिखा रहता है ईदर और, तो आप उसको अकॉर्डिंगली कर लेना। मदर्स नेम अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो कैपिटल्स में लिखना है, हिंदी में लिख रहे हो तो कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद उसके बगल में आपको साइन करना होता है, एंड उसके बाद आपको अपना नाम, देन एड्रेस और पिन कोड, ये इतनी चीज़ हो गई। अब इसके बाद फ्रंट पे आपको जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे एसएससी सीजीएल दे रहे हो तो एसएससी सीजीएल मेंशन करना है सब्जेक्ट में, एसएससी सीएचएसएल दे रहे हो तो एसएससी सीएचएसएल मेंशन करना है। उसके बाद नीचे आप आओगे, सबसे पहले आपको साइन थंब इम्प्रेशन का और साइन करेगा 2 ब्लॉक, आप देख लेना जो भी मेंशन जहाँ पे करना होगा। और उसके बाद में इन्विजिलेटर का होता है। ये इतनी चीज़ आपको करनी है। उसके बाद वो आपकी कमीशन कॉपी ले लेंगे। जब रफ शीट मिलेगी, रफ शीट में आपको वो जो भी बताएंगे, जैसे रोल नंबर, नेम और सीट नंबर, आपको वो मेंशन करना है। ये इतनी चीज़ आप मेंशन कर दोगे। फिर जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, लॉगिन के लिए आएगा, आप लॉगिन करोगे, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद आपको आंसर टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट टिक किया उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन और वहीं से स्किप करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर मार्क ही नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जिन्होंने सिस्टम से पहले प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो आंसर मार्क कर रहे हो वो ग्रीन हुआ है या नहीं। ग्रीन का मतलब है आपने आंसर मार्क कर दिया है, रेड का मतलब है आपने मार्क नहीं किया है। उसके अलावा अगर आपने मार्क एंड रिव्यू किया है, मतलब आपने आंसर मार्क कर दिया बट आपको दोबारा उसको रीचेक करना है।
और सिर्फ रिव्यू किया मतलब आपने आंसर मार्क नहीं किया है, बट आपको उसको देखना है आपके। तो ये इतनी चीज़ होती है। और जब एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप आपका टाइमर ऑफ हो जाएगा और आपको फिर उसके बाद अपने मार्क्स नेक्स्ट करने पे मार्क्स दिखेंगे, मार्क्स के बाद वहाँ पे नेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। सो ये इतना प्रोसीजर रहता है। मे बी ये आपको हेल्प करे। हाँ, बट एक चीज़ मैं ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि भले से आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन आपको एटलीस्ट 1-2 ऐसी तो प्रैक्टिस करनी ही हो चाहिए। उससे आपको ये समझ आएगा कि आपको सिस्टम यूज़ कैसे करना है। अगर आपको सिस्टम यूज़ करना नहीं आता है तो आपको बहुत हसल होने वाला है एग्ज़ाम में फिर। सो ये था मेरा आज का रिव्यू रिगार्डिंग माय एग्ज़ाम, माय एक्सपीरियंस एंड माय अटेम्प्ट्स। लेट्स सी, अब बहुत मिक्स्ड फीलिंग होती है एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद। नाउ सिर्फ यही है कि अब वेट करना है आंसर की का, आंसर की आएगी, मैच करेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या रहता है आगे का। और इसके बाद मैं अपना अभी लास्ट ईयर का प्री का स्कोर कार्ड लगा दूँगी, जिससे आप ये देख पाएंगे कि मेरे नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स इन्हांस हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी चीज़ें ऐसी लगी हों जिससे आपको हेल्प मिले, प्लीज़ कमेंट में बिलो। और आपको अगर मेरी स्टडी से रिलेटेड या मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो आप उसको भी कमेंट में ज़रूर बताएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। ये मेरा लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड है। आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे 9 नंबर लगभग कट ऑफ से बढ़े हुए हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग इस लोकेशन पे गए थे, ये भी सेंटर के पास में था। और फिर उसके बाद फेमस एलओपी मंदिर गए थे और फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। थैंक